जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं ऑन द 10th एंड द 11th ऑफ नवंबर फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये दो न्यूज़पेपर्स के हम आर्टिकल्स हम रेलिवेंट फॉलो करते हैं। सो आज हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं जो रेलिवेंट हैं। देखिए दोस्तों, रेलिवेंट आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब यूपीएससी की तैयारी में हमको जब ये पता चल जाएगा ना कि क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन, कभी वो 5 हो सकते हैं, कभी वो 7 हो सकते हैं। जब हम ट्यूसडेज को क्लास लेंगे तो ऑब्वियसली तब उस टाइम पे ज़्यादा एडिटोरियल्स होंगे, बट हमने अपना टाइम सेव करना है। सो जो रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं वही हमने पढ़ने हैं। और इसका हमको अंदाज़ा कैसे होगा? इसका अंदाज़ा हमको होगा अगर हमारे सामने सिलेबस पड़ा हो, GS 1 2 3 4। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम GS 2 और GS 3 की बात करें, एसए की बात करें, तो एडिटोरियल्स में से हमारा सिग्निफिकेंट सिलेबस, हमारे GS का सिलेबस भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो रेलिवेंट एडिटोरियल्स करेंगे और उसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, पहला आर्टिकल है सेटिंग द टेबल। सो ये कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट इज द NSA एजेंडा ऑन अफगानिस्तान। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो एक न्यू आउटरीच है सेंट्रल एशिया को, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने जो भी अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज मोस्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, उन सबके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इनवाइट किया है टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन हैपनिंग इन अफगानिस्तान, टू डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी फॉल आउट आफ्टर द तालिबान हैज टेकन ओवर इन अफगानिस्तान। एंड इसके चलते ऑब्वियसली एक और अभी जस्ट 2 वीक्स बैक इसी प्रोसेस के चलते एक रशिया में भी समिट हुआ था, मॉस्को प्रोसेस जिसको कहते हैं, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग थी, अनलाइक दिस मीटिंग विच इज ओनली अ मीटिंग कॉल्ड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की समिट बिठाई गई है, तो यहाँ पे पाकिस्तान को भी बुलाया था, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी बुलाया था, चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आने से मना कर दिया, ऑब्वियसली बिकॉज आपको पता है हमारे जो संबंध है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान रिफ्यूज टू अटेंड दिस मीटिंग। पाकिस्तान ने इनफैक्ट ये कहा दैट जब तक इंडिया किसी भी फोरम का हिस्सा है, जब तक इंडिया किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है या एज अ मेंबर प्रेजेंट है, तब तक हम वहां पे नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी मेच्योरिटी जैसे दिखानी ही होती है, तो वैसे उन्होंने अपनी मेच्योरिटी यहाँ पे भी दिखाई है। और चाइना, वेल आई मीन, चाइना के साथ तो हमारा प्यार और भी गहरा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की तो अगर हम बात छोड़ें, तो चाइना का ये कहना था दैट लुक, हम इस मीटिंग पे नहीं आ पाएंगे बिकॉज आपने हमको शेड्यूल पहले नहीं बताया, बिकॉज हमारी और एंगेजमेंट्स हैं और कमिटमेंट्स हैं। तो ऐसी बेकार में जो भी रीजन उनके सामने आया उन्होंने रख दिया। सो बहरहाल इस क्रूशल प्रोसेस में, क्रूशल मीटिंग में, देखिए आफ्टर ऑल इंडिया ने ये सबमिट के लिए एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, देखिए इंडिया को हमेशा साइडलाइन करा गया है जब अफगानिस्तान के बारे में बात करने को कोई टॉपिक आया है ना। तो जब भी कोई मौका आया है पीस प्रोसेस का, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, तो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मानने से किसने मना किया है? पाकिस्तान ने और चाइना ने। आज इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि भी चलो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुला के बिठा के बातचीत करें, बिकॉज देखिए जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो तो हर एक देश को इंपैक्ट करेगा, चाहे सेंट्रल एशिया है चाहे वो साउथ एशिया है। तो अब इस चीज में तो हम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा सकते हैं ना, इस चीज में तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। बट एनी हाउ, पाकिस्तान एंड चाइना वो अपने तरीके से जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर मीटिंग कॉल्ड बाय अजीत डोभाल दैट इंडिया विल फ्लैग इट्स कंसर्न्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान बेस्ड UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज इन अफगानिस्तान। नाउ वेरी फनी ऑल्सो बिकॉज पाकिस्तान एक तरफ तो पीस प्रोसेस की बात करें, दूसरी तरफ तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का हाथ था। तालिबान के जो भी अभी जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं वो भी सब ISI बैक्ड हैं, और एक तरफ पाकिस्तान पीस प्रोसेस के लिए रशिया जा रहा है, अमेरिका के साथ एंगेज कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने न्यू दिल्ली में कोई मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन हैपनिंग इन अफगानिस्तान, वहां पे पाकिस्तान आने को मना कर रहा है। सो थिंग्स डोंट एड अप। नाउ इट इज बीइंग सेड, नाउ अब ये भी कहा जाता है दैट ऑल्दो, देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया है मीटिंग बुलाने का, क्या ये कोई जो स्टेप उठाया गया है, क्या इज इट टू लेट? बिकॉज सी द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, जैसे कहते हैं ना, द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। तो ये बात तो बहुत क्लियर थी। इवन चलो हम इस साल अगस्त में तो चलो तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, बट अगर हम 2021 अर्ली 2021 की बात करें या एंड ऑफ 2020 की बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट थे, तो ये तो हमको पता था कि वन डे और दी अदर अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लेना है अफगानिस्तान से। तो अब यहां पे ये भी बात डिस्कस करेगी कि क्या हमने बहुत देर तो नहीं कर दी है ये पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, या कोई ऐसी मीटिंग बुलाने के लिए, या
ऐसा इंटरेस्ट शो करने के लिए दुनिया को, ग्लोबल कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए दैट लुक इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, तो क्या हमने इसमें कोई देरी तो नहीं कर दी है। बट नेवरदलेस, देर आए दुरुस्त है, बट नेवरदलेस इंडिया कुड हैड होस्टेड दिस मीटिंग बिफोर तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान। ठीक है, हमारी एंगेजमेंट जो है ना, तालिबान, जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो हमारी एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बड़ी एक डिलेमा में है। इसको लेके भी बहुत एडिटोरियल्स आए थे कि क्या हम वेट करें, पेशेंस दिखाएं, या कुछ एडिटोरियल्स में ये भी बात थी कि हमको असर्टिवनेस दिखानी चाहिए, हमको तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए। तो अभी भी हमारी बड़ी एक ना ल्यूकवार्म सी अप्रोच रही है तालिबान के साथ एंगेज करने की। बट दिस मीटिंग कॉल्ड बाय अजीत डोभाल इज अ वेरी गुड स्टेप। नाउ जेनेसिस ऑफ दिस सिक्योरिटी एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स डायलॉग, नाउ दिस स्टार्टेड इन 2018। पहली मीटिंग ये ईरान में हुई थी, जब यूएस ने, तब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब यूएस ने ये, ऑब्वियसली ये तो बैरक ओबामा के टाइम से चलता आ रहा है कि हम विड्रॉ कर लेंगे, बट 2018 में यूएस ने फाइनली कह दिया था दैट हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान से। तो पहली मीटिंग हुई ईरान में, जो पहली मीटिंग थी एनएसएस की। दूसरी मीटिंग भी ईरान में हुई थी, वो 2019 में हुई थी। फिर 2020 में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, मीटिंग नहीं हो पाई इस इशू के चलते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान ने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, चाहे वो 2018 में या 2019 में ईरान में थी, चाहे वो आज 2021 में इंडिया में है। पाकिस्तान ने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। और क्या रीजन दिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने ये रीजन दिया कि भाई जब तक, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं कि भाई जब तक इंडिया इस फोरम में बैठा हुआ है तब तक हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पे किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं करेंगे। दैट वी, हम, पाकिस्तान का ये कहना दैट लुक फॉर अस इंडिया इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, सो व्हाई हैव यू इनवाइटेड इंडिया। तो जब तक इंडिया है तब तक हम नहीं आएंगे। सो ठीक है, उनका काम रोना है पाकिस्तान का, तो वो रोते रहेंगे। चाइना ने मीटिंग्स अटेंड करी थी ईरान में, जो 2018 और 19 में हुई थी। बट इस बार अब देखिए 2020 से चाइना और इंडिया के बीच में भी बहुत तनाव चल रहे हैं। नाउ चाइना ऑन द अदर हैंड ऑल्सो गिव दिस मीटिंग अ स्किप, ऑल्दो इट हैड बिन प्रेजेंट इन द अर्लियर मीटिंग्स इन ईरान। अब चाइना ने क्या बहाना दिया इस बारी, दैट लुक हमारे जो हमारा टाइम टेबल है वो मैच नहीं कर पा रहा, हमारी और भी बहुत कमिटमेंट्स हैं, और भी बड़ी मीटिंग शेड्यूल्ड हैं। तो चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने बोला दैट सॉरी, हम इंडिया नहीं आ पाएंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ द शेड्यूल विच वी हैव इज वेरी टाइट। एनी हाउ, दिस इज ऑल्सो वेरी लेम एक्सक्यूज गिवन बाय द चाइनीज एनएसए। ठीक है, नाउ देखिए मेच्योरिटी क्या डिमांड करता है। मेच्योरिटी ये डिमांड करता है दैट चाहे रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, जो भी स्थान है, जो भी कंट्री है, अभी अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, अभी तालिबान के चलते जो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, उससे डील करने के लिए सबको ही कोऑपरेट करना पड़ेगा, सबको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। यहां पे एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास वाली बात आ जाती है कि सबको ही कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे इस तरह की इमेच्योरिटी दिखानी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से एक बेवकूफी से कम नहीं है। ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे? सो ऑब्वियसली जो डिस्कशन होगी यहाँ पे एनएसएस के बीच में, दैट वुड बी नॉट obviously on theoretical grounds but more pragmatic. So talks which will be going on at this summit would be based on the practical cooperation. तो practical cooperation में issues ranging from intelligence sharing, intelligence gathering to counter terrorism capacity building will be discussed. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब के चलते आप एक बात और भी याद रखिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके भी एक ब्लॉक है जिसको हम एससीओ कहते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रीज एससीओ में भी प्रेजेंट है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, लेकिन एससीओ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया टू डील विद द करंट इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। तो एससीओ अपना यहां पे इतना मेटल प्रूफ नहीं कर पाया। तो अब इसके चलते यहां पे अगर ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स अगर इंडिया ले रहा है या रशिया ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया जो मॉस्को पीस प्रोसेस का था, तो यहां पे कोऑपरेशन सबकी दिखानी बहुत जरूरी बनती है। ये मौका है इंडिया को, बिकॉज इंडिया को अभी तक कहते हैं ना कि वो सीट नहीं मिली, बिकॉज इंडिया को अभी तक वो एक मौका नहीं मिला कि इंडिया भी ये बात प्रूव कर सके, इंडिया भी ये बात दिखा सके दैट लुक मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हूं, इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। भाई हमने करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे अफगानिस्तान में लगाए हैं, तो ठीक है अगर आप कहते हैं कि हमारी कोई ज्योग्राफी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारा कोई रास्ता नहीं जाता, डजंट मीन कि हमारी सिग्निफिकेंस या हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अफगानिस्तान में। तो अभी तक तो इंडिया को मौका नहीं मिला इस सब प्रोसेस में मौजूद होने का, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। ये मौका इंडिया को जो मिला है, जो अजीत डोभाल ने मीटिंग बुलाई है, इसके चलते इंडिया को ये मौका मिला है टू सेट द टेबल, also to have a seat at the table and also to set the menu, यानी कि the agenda for the discussion of this summit.
अब क्या की इश्यूज हैं जो इस मीटिंग पे एड्रेस किए जाएंगे? तो ऑब्वियसली टेररिज्म विद इन अफगानिस्तान, ये सबसे की इशू है। दूसरा रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, बिकॉज द एवरेज मीडियन एज ऑफ द पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान इज ओनली 18 ईयर्स। सो बहुत वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, और यूथ अगर रेडिकलाइज हो, उनका ब्रेन वॉश हो, सो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द अफगान सोसाइटी। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी अफगान्स एंड तालिबान फाइटर्स। देन ड्रग प्रोडक्शन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेरोइन की, ड्रग्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। और लास्टली वास्ट अमाउंट्स ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट जो कि विच हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द यूएस एंड इट्स नेटो अलाइज इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब ये हथियार कितने सेफ हैं? चलो हथियार तो सेफ होते नहीं है, बट ये किसके हाथों में जा रहे हैं? अब तालिबान के हाथों में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अब खिलौना समझ के इसके साथ खेलते रहेंगे तो फिर काम हो गया सबका फिर तो। चलिए अगला आर्टिकल है इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन, ठीक है। सो अब ये आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स नेट जीरो। देखिए अब आप कहेंगे कि सर आप नेट जीरो को लेके बहुत आर्टिकल्स डिस्कस करें, तो वो आ रहे हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं 2-3 हफ्तों से नेट जीरो की कवरेज बहुत ज्यादा चल रही है। अब मोदी जी ने सरप्राइजिंगली वहां पे अनाउंस कर दिया बाय 2070 हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। सो बट अब इसको लेके कवरेज तो होगी इंटरनेशनल मीडिया में भी, नेशनल मीडिया में भी, तो इसको लेके बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए कि हम इसको लेके बात करी जा रहे हैं। इट इज़ गुड, इट इज़ एन इवॉल्विंग टॉपिक। इसको लेके आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आपका भी व्यू पॉइंट बनेगा, आपका भी एनालिसिस बनेगा। आई एम श्योर अब तक आपका काफ़ी एनालिसिस बन चुका होगा नेट जीरो को चलते क्या क्या इशूज़ हैं, क्या एम्बिशंस हैं और रियलिटी क्या है ना, जिसको हम एम्बिशन वर्सेज रियलिटी वाली बात भी कहते हैं। और अब इसमें हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या रहेंगे टुवर्ड्स नेट जीरो। और नेट जीरो तो चलो 2070 है ही है, बट ऑल्सो टुवर्ड्स 2030। अभी इमीडिएटली जो 2030 के टुवर्ड्स जो पंच अमृत टारगेट्स जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे ग्लासगो में COP26 में, अब उसके चलते वो भी बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं, ठीक है। तो अब उसके 2030 के चलते और 2070 के चलते नेट जीरो तो फिर एक और बहुत बड़ी बात होगी। व्हाट आर द चैलेंजेस, और चैलेंजेस के साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्या क्या ऐसे सुनहरे अवसर हैं जो इंडिया के पास आएंगे विच इंडिया कैन यूटिलाइज। Now, why was it imperative at the first go for India to commit towards net zero? After all, देखिए आफ्टर ऑल जॉन केरी काफी टाइम से कैंप कर रहे थे इंडिया में। अप्रैल में, मई में काफी जॉन केरी आए थे इंडिया में, और उसके बाद अभी रिसेंटली भी जॉन केरी आए थे। तो उन्होंने काफी परस्यू किया था, काफी ये सपोर्ट मोबिलाइज करने की कोशिश करी थी कि कैसे इंडिया को भी हम कन्विंस कर सके, अमेरिका और EU कैसे कन्विंस कर सके कि इंडिया भी बाय 2050 नेट जीरो के टुवर्ड्स बढ़े। और हिस्टोरिकली जैसे कि वो आपको पता है, बहुत रटा रटाया फैक्ट, अब आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है, दैट हिस्टोरिकली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सो इस करके यूएस का कहना था दैट लुक इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो इस करके इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कमिट टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2050। तो ये सब चलता रहा, बट अभी वाई आफ्टर ऑल हम किसी प्रेशर के अंडर नहीं थे कि ऑब्लिगेशन नहीं था कि हमने अनाउंस करना है, बट चलो एक डेट अनाउंस करनी पड़ी तो हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने 2070 की अनाउंस कर दी। नाउ व्हाई वाज इट वेरी इंपॉर्टेंट एट द फर्स्ट गो टू कमिट टुवर्ड्स नेट जीरो? देखिए हमारी ज्योग्राफी की बात करें तो 7,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है। सो फ्रॉम द 7,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन टू द हिमालयन ग्लेशियर्स इन द नॉर्थ, नाउ दिस मेक्स द कंट्री यूनिकली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो हमारी ज्योग्राफी की भी बात करें तो लोग जो जैसे कोस्टल एरियाज की बात करें, हिमालयन एरियाज की बात करें, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो भी खतरे में हैं, दे आर ऑल्सो अंडर वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मेकिंग इट पॉसिबल टू डीकपल इकोनॉमिक एंड इमिशंस ग्रोथ बाय स्विचिंग टू रिन्यूएबल्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमको चाहिए, हमने डेवलपमेंटल लेवल्स अचीव करने, उसमें कोई मना नहीं कर रहा कि डेवलपमेंटल लेवल्स हम अचीव ना करें, बट अभी 2021 है, 2022 है, अब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है कि हम कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस कर सकें, कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम थोड़ा अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख सकें। अब चलो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन बात है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेस कितना है इंडिया के पास, बिकॉज इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, अरबों करोड़ों रुपए चाहिए इसके लिए। अब वहाँ पे फिर हमारे पास फंड्स की एक्सेस की बात आती है। यहाँ पे अगेन हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि यहाँ पे डेवलप्ड देशों की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे फंड्स ट्रांसफर करें गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो ऐसी बेटर टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सके। नाउ इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये पेरिस में 2015 में हुई थी, तो तब इंडिया ने अनाउंस किया था अचीविंग 40% इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज इंडिया हैज मेट 39% ऑफ दिस टारगेट ऑलरेडी बाय सितंबर 2021। तो खैर अभी भी 8 साल पड़े हैं वो टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन अभी हमने देखा COP26 में कि जो टारगेट
जो टारगेट टुवर्ड्स 2030 2015 में 175 गीगावाट्स का अनाउंस किया गया था, आज वही टारगेट जो है हमने ऑलरेडी 191 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। और आज 2021 में ग्लासगो की मीटिंग में COP26 में मोदी जी ने ये टारगेट को 500 गीगावाट अनाउंस किया है। दैट 500 गीगावाट्स की जो हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे। सो वेरी गुड। सो दिस प्रूव्स दैट व्हाई इट वाज वेरी इंपेरेटिव फॉर इंडिया टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो। नाउ चैलेंजेस क्या रहेंगे टू अचीविंग टुवर्ड्स नेट जीरो? पहला, नाउ वील ऑब्वियसली हैव टू रिड्यूस द शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल टू फॉल फ्रॉम 85% टू 20% बाय 2070। देखिए, अगर हम बिजली की बात करें तो अभी भी 70-75% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोयले के थ्रू हो रही है, कोल के थ्रू हो रही है। उस पे हमको अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इंडिया नीड्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू ओवरकम द चैलेंजेस। फेडरलिज्म, अब ऑब्वियसली स्टेट्स को साथ में ऑन बोर्ड रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे फिर पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है, ऑपोजिशन पार्टी के कोई ऑपोजिशन पार्टी रूल स्टेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके करके यहाँ पे पॉलिटिक्स को कीपिंग असाइड, एंड आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रियली सो दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अचीविंग नेट जीरो is also giving India a chance to really move towards a direction of cooperative federalism also, जहां पे states को भी important stakeholders मान के ये फैसले किए जा सकते हैं, ठीक है। The energy investment की अगर हम बात करें, energy investment will be very very high, rising from about 70 to 80 billion dollars per year now to 160 billion dollars per year. So this is a huge target. देखिए, अभी तो 2015 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में तो ये अनाउंस किया गया था कि जो डेवलप्ड देश हैं वो $100 बिलियन देंगे। कब देंगे? 2020 के बाद। किसको देंगे? डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 70-80 बिलियन डॉलर्स इंडिया ही, अगर इंडिया का ही बजट इतना है फॉर मीटिंग इट्स एनर्जी नीड्स, और इसको और अब डबल करना पड़ेगा, तो $100 बिलियन से क्या बनने वाला है? इतने सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, 2-3 डेवलप्ड देश और इतनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस करके इंडिया ने ये भी डिमांड करी है COP26 में दैट लुक, नाउ यू नीड टू रेज दिस बजट 10 टाइम्स, दैट 100 बिलियन से अब आप $1 ट्रिलियन की कमिटमेंट करिए जो डेवलपिंग देश है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे योगदान का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल रहेगा। सो बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दीज फंड्स विल कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सरकार को जो फंड्स आएंगे सरकार के पास, ऑब्वियसली सरकार जो फंड्स मोबिलाइज करती है तो सरकार ने गरीबों को भी देखना है, गरीबों को अपलिफ्ट भी करना है पॉवर्टी से, ठीक है। इस करके बहुत सारी डिपेंडेंसी जो रहेगी फंड्स मोबिलाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर पर रहेगी, ठीक है। नाउ अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसे सुनहरे अवसर जो हम कह सकते हैं वो क्या है इसमें? नाउ इफ इंडिया कैन नाउ ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ, this will create a more responsible and sustainable economy. So very good. Now अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है ग्रीन गुड्स को, ग्रीन स्टैम्प अगर चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, देखिए आपको याद होगा अभी सितंबर की बात है, यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन टैक्स अनाउंस किया था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने एक और पॉलिसी अनाउंस कर दी फिट फॉर 55 के चलते, जिसमें यह था कि यूरोपियन यूनियन आने वाले समय में यानी कि 2026 के बाद उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे जिन कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली कार्बन इंटेंसिव हैं। अब ये मौका इंडिया के पास है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के पास है, ये शोकेस करने का दैट लुक वी आर अडेप्टिंग टू ग्रीनर एंड क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स which are less in carbon intensity. So a good opportunity for India. If this happens, if India is able to show this competitiveness, so this will be very good because इसके चलते बहुत FDI भी आ सकता है इंडिया में, ठीक है। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्लीनर टेक्नोलॉजीज के ऊपर लेस कार्बन इमिशन प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो दैट दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ FDI ऑल्सो, ठीक है। एंड जॉब क्रिएशन की बात करें, so lot of job creation can happen. Around about 20 to 25 lakh people can get employed because renewable energy sector जो है that is very very labor intensive. So a good opportunity to increase the population, to utilize the workforce to in this renewable energy sector as well. चलिए अगला आर्टिकल है जी, डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स? अगेन कंटिन्यूएशन में आर्टिकल्स जो है एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में आ रहे हैं। अब कंटेक्स्ट क्या है इसमें? कंटेक्स्ट ये है कि डज अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया शुड इट फील एंटाइटल्ड टू यूज कोल, टू बर्न कोल? देखिए अब अगेन वही रटी रटाई बात कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, फाइन, बट इंडिया का ये भी स्टैंड रहा है दैट लुक हम बेशक थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ग्रीन हाउस गैसेज के हैं लेकिन हमारी जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है ग्रीन हाउस गैसेस की दैट इज 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। तो ये भी एक रटा रटाया फैक्ट है, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए
ये बातें आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, तो इस तरह की बातें लिखने से आपको अपने आंसर्स में भी एज मिलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्चुअल बातें बहुत रिपीट हो रही हैं हर एक एडिटोरियल में। चलो ये बात होगी। अब क्या ये बहाना है इंडिया के पास दैट देखो अभी हमने डेवलपमेंटल लेवल्स अचीव नहीं करे, एक बार हम डेवलप्ड हो जाएं, एक बार थोड़ा अपना वातावरण और प्रदूषित कर लें, अभी हमने अपना वातावरण प्रदूषित नहीं करा, अभी हमको मौका मिलना चाहिए कि हम अपने वातावरण को और प्रदूषित करें। क्यों पोल्यूट करें? बिकॉज हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, उन्होंने एटमॉस्फेयर को कितना पोल्यूट किया था कोयले को बर्न कर करके, तो अभी हम तो इतना डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये सब रीजन देना बहुत गलत बात है, ठीक है। ऑल द मोर इंडिया ने जो लीडरशिप दिखाई है COP26 में, और इवन मैं ये भी कहूंगा कि COP21 में जो पेरिस में हुई थी, इंडिया ने जो लीडरशिप दिखाई है, अब उस लीडरशिप को कैपिटलाइज करने का फायदा है और उसको कैपिटलाइज करने का मौका है, ठीक है। तो अभी इस डिबेट में पढ़ना दैट लुक अभी हमने इतने डेवलपमेंट लेवल्स अचीव नहीं करे हैं, therefore we are justified to burn more and more coal is not a valid reason, and not only for India but also for the other developing countries as well, most of the third world countries as well, ठीक है। Now this will obviously require, in order for us to move very swiftly towards net zero, this will obviously require for India to reduce its dependence on coal as a fuel for generating electricity. Now this remains to be seen कि क्या हम इस बात पे खड़े उतरेंगे, whether we are able to walk the talk or not, और agreed that India needs to develop, agreed that India के developmental needs और development के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, तो डेफिनेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगे, कोल और बर्न होगा, बट ऑल्सो अब ये मौका हमारे पास है ये दिखाने का दैट देखो जो डेवलप्ड देश थे उन्होंने तो कितना वातावरण प्रदूषित किया, कितना पोल्यूट किया, ठीक है, कितना कोयला बर्न किया, और तब वो जाके अपने डेवलपमेंटल लेवल्स अचीव कर पाए। लेकिन इंडिया को ये मौका है दिखाने का दैट देखो हमने इतना पोल्यूशन ना क्रिएट करते हुए, इतना एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस करते हुए हमने अपने कंट्री में डेवलपमेंटल लेवल्स अचीव करे, लोगों को गरीबी से उठाया और हमने एक अच्छी GDP ग्रोथ भी दी। तो ये मौका इंडिया के पास है। सो इंडिया हैज नो रीजन टू कमिट टू डिक्लारिंग डिपेंडेंस ऑन कोल। वी वुडंट वांट, देखिए आने वाले टाइम में हम नहीं चाहेंगे दैट देयर इज a thing called as Ministry of Coal in the central government। तो Ministry of Coal की जरूरत पड़े ना, कोयले की जरूरत पड़े ना, हम ये चाहेंगे कि प्रोग्रेसिवली हम अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मीट कर सकें। अंडर द गार्ब ऑफ डेवलपमेंट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, टू प्रेस देयर डिमांड्स फॉर मोर शेयर इन द ग्लोबल कार्बन बजट। अब इनका ये कहना है डेवलपिंग कंट्रीज का, गरीब कंट्रीज का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, दैट जो हमारा कोटा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का कार्बन बजट में से, वो सारा का सारा जो कोटा है डेवलप्ड देश खा चुके हैं, हमारे पास तो उस कोटे का कोई इमिशंस का कोई बचा ही नहीं है कि हम भी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और बढ़ा सकें। तो वो बढ़ानी ही क्यों? इस आर्टिकल में ये बात करी गई दैट ये मौका इन डेवलपिंग देशों के पास है दैट इस तरह के इश्यूज पे हाईजैक ना करते हुए कि भाई डेवलपिंग देशों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का कोटा बढ़ाया जाए कार्बन बजट में से, तो ये मौका है दैट दे कैन ट्रांजिट टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज, बट देयर इज अ राइटर ओवर हियर। यहां पे अगर इतना कमिटमेंट हम दिखा रहे हैं, गरीब देश दिखा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज दिखा रहे हैं, तो यहां पे जिम्मेवारी अमीर देशों की भी बनती है कि वो हम डेवलपिंग कंट्रीज का हाथ पकड़ के हमको फंड्स दें ताकि हम इस ट्रांजिशन में जल्दी कामयाब हो पाए। अब ये कहना दैट देखो कि अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने इतना ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूट किया है, इतना ज़्यादा कोल बर्न किया है, तो इंडिया कहे कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, उसके बाद हम नेट जीरो करेंगे, तो फिर तो यही बात होगी ना कहने के लिए एक लेमन टर्म से समझे, तो फिर तो यही बात हुई कि भाई देखो हमको अंग्रेजों ने 200-250 साल रूल किया, कॉलोनाइज किया, तो आज हम किसी और कंट्री को 200-250 साल कॉलोनाइज करेंगे, रूल करेंगे, तो फिर दिस डजंट एड अप। सो टाइम इज वेरी राइट फॉर इंडिया टू शो लॉट ऑफ मैच्योरिटी एट दिस टाइम। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, नो डाउट दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स एनर्जी, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एनर्जी बाय बर्निंग कोल। Recent data show that the cost of electricity from renewable energy is much less than the fossil fuel based electricity generation. ठीक है? On the reliability, the renewable energy technologies have managed to address the question of variability of such sources to a large extent. Also, not to forget that renewable energy technologies, again I will repeat, are labor intensive, so this will have a lot of opportunity for employment generation as well. And according to Ministry of Coal, just look at that, just look at the amount of coal we are importing, कितना पैसा जा रहा है. The net coal import went up from 782 billion rupees, from rupees 780 billion odd in 2011-12 to 1155 billion in 2020-21. Just imagine, we are importing so much of coal from other countries. हमारे पास खुद भी कोल के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, तो हम अपना फॉरेक्स रिजर्व्स कितना डिप्लीट कर रहे हैं. तो जितनी जल्दी हम
ग्रीनर रिसोर्सेज के टुवर्ड्स मूव करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के टुवर्ड्स मूव। आई नो उसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं, ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के टुवर्ड, देखिए अब आफ्टर ऑल ज्योग्राफी फेवर्स अस, बिकॉज जिस जोन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल जोन में जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे चाहे इंडिया की बात करें चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे सनशाइन, बहुत प्लेंटी ऑफ सनशाइन अवेलेबल होती है थ्रू आउट द ईयर। तो अब इसके चलते अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का। ये सब बातें हैं, बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट। बट वी वुडंट वांट दैट ये जो इंपोर्ट बिल है कोल का आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में और 10 गुना 20 गुना बढ़े। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट नॉट फॉलो द मॉडल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो हिस्टोरिकली तो देखिए ऐसा ना, सिंस द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, हिस्टोरिकली तो ऐसा हुआ है ना कि जो कोई भी किस्म की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बात हम 1500 की करें, 1600 की करें, चाहे हम बात आज 2100 की करें, तो हिस्टोरिकली ना ही डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस कभी रहा है और ना ही वो अपने रिसोर्सेज को हार्नेस कर पाए, यूटिलाइज कर पाए हैं, टैप कर पाए हैं। तो जो डेवलप्ड देश हैं, जो कॉलोनाइजिंग पावर्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी रहती थी और वो इन गरीब देशों में, वो इन, वैसे तो देश बहुत अमीर होते थे, चाहे अफ्रीका की बात करें, इंडिया की बात करें, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन यहाँ के लोगों को वो रिसोर्सेज टैप करना नहीं आता था। इस करके टेक्नोलॉजी कॉलोनियल पावर्स के पास आता थी तो वो टैप कर पाते थे। आज अब 2100 अगर हम बात करें, दिस इज 2021 and this is the 21st century. Now today India and many other developing countries, they have the technology and they can utilize both technology and resources more efficiently. ठीक है, abundance of renewable natural resources because of the geography, because of the tropical climate, that gives us a lot of leverage, that gives us a lot of advantage. ठीक है, और उसके चलते developing countries can also simultaneously address the problems of employment, technology, energy poverty and self-reliance by emphasizing and investing more on the renewable energy. क्लाइमेट इनजस्टिस की बात करें, सो अब ये कहना दैट लुक हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है कि हमको कार्बन कोटा में से, ग्लोबल कार्बन बजट में से हमको बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस मिल रही हैं, बाकी कंट्रीज ने ये जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया। सो फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल कार्बन बजट 500 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो अगर इसका 60-70% अमीर देशों ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने कर लिया है, तो ये कहना दैट लुक हम गरीब कंट्री हैं, हमने अभी तक वो यूटिलाइज नहीं किया। तो ये जो बहस है, ये जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये क्या है? ये कंपटीशन हो रहा है, कोऑपरेशन नहीं हो रही है। तो इस तरह के मुद्दे को उठा के कहना कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, दैट इटसेल्फ इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो अगर हम जस्टिस को इक्वेट करना चाहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो और बढ़ जाए, तो दैट वुड बी अनफेयर, दैट वुड बी ग्रॉस इनजस्टिस। ठीक है, तो हमको इस बात के लिए नहीं क्रिप करना चाहिए दैट हमारा ग्लोबल कार्बन बजट बढ़ाया जाए। उल्टा हमको ये मौका यूटिलाइज करके और स्विफ्टली ट्रांजिट करना चाहिए टुवर्ड्स द ग्रीनर टेक्नोलॉजीज। ग्लोबल साउथ अकेला, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए डेवलप्ड देशों की कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, आपस में एक साथ कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, और साथ में जो डेवलप्ड देश है उनको भी साथ में यहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, फंड्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे, फंड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, द होल इशू ऑफ द नॉर्थ जस्टिफाइंग ऑपरेटिंग कोल माइंस, दैट लुक आज अमेरिका कह रहा है या आज यूके कह रहा था लुक एट चाइना, लुक एट इंडिया, कि वो इतना कोल बर्न करते हैं, दे आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल्स, तो वाई कांट वी हैव कोल माइंस, बिकॉज वो हम तो बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, जो कि अमेरिका का कहना होता था, कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, दे हैव बीन बर्निंग सो मच ऑफ कोल एंड जनरेटिंग सो मच ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जनरेटिंग सो मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं नॉट, वो फिर कहती है कि हमको भी ये मौका मिलना चाहिए कि हम भी कोल माइंस चलाएं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं दैट लुक फिर आप हमको जो हमारा जो बजट है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का बजट है, वो बढ़ा दीजिए। तो इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला। इस लड़ाई को जितनी जल्दी डिसमेंटल किया जाए उतना बढ़िया है। चलिए अगला आर्टिकल, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, तो बहुत ब्रीफली यहाँ पे शेयर करते हैं। एम्बिशन वर्सेस रियलिटी, लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, है ना, ये कुछ फैक्चुअल बातें जो इस आर्टिकल में आई थी। दिस इज अगेन लिंक टू द प्रीवियस एडिटोरियल ओनली, बट यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स जो फैक्चुअल हैं, विच कैन हेल्प यू। जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने आंसर्स में जब फैक्चुअल चीज़ों के साथ सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, वहाँ पे कोट कर पाएंगे, तो आपको ज़्यादा एज मिलेगा अपने आंसर में। ठीक है, तो आमतौर पे एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको GS3 में आ सकते हैं। ऑल्दो एनवायरमेंट हैज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी एज वेल एज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, to be compatible with the 2015 Paris Agreement, the share of electric vehicle sale needs to be between 80 to 95% by 2030 in India and 100% by 2040. तो 2030 तो आ ही गया, 8 सालों में इतनी सेल हो जाएगी, तो आई डाउट दैट। नाउ दिस इज अगेन, आई मीन,
एम्बिशन हमारा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी ये है, तो रियलिटी एम्बिशन के साथ मैच नहीं कर रही है. While in the past 7-8 years the country has invested rupees 5.2 trillion in renewable energy, investment जो है fossil fuel industry में is 245 trillion. Just look at the gap between renewable and the non-renewable energy resources कि कितनी investment non-renewable में करी जा रही है और कितनी investment renewable में करी जा रही है. Coal production is estimated to increase to 1 billion tons by 2024 from present 716 million tons. तो net zero achieve करने के लिए हमको अपनी डिपेंडेंसी कोल पे बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी बाय 2060-65 तक हमको बिल्कुल जीरो डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी कोल पे. यानी कि 99% हमारी बिजली की जनरेशन जो है वो कोल से नहीं हो रही है, ये हमको टारगेट करना पड़ेगा. बट अभी ये जो फिगर्स हैं हमारे सामने ये काफ़ी कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्लियरली नॉट इन सिंक विद द एम्बिशन विच वी हैव. According to the Central Electric Authority, coal capacity is projected to increase from 202 gigawatt in 2021 to 260 gigawatt by 2029-30. So again, this is a cause of concern of in the context of ambition, very high ambition, and reality is something telling us something else. चलिए अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल है दोस्तों आज का. इंडिया नीड्स टू साइन अप फॉर द लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन. देखिए कोरोना वायरस के चलते वैक्सीनेशन का जो इशू है उस पर बहुत एक एम्फोसिस किया गया है ना. अब बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस के चलते, जब पहले तो लोग कह रहे थे कि भाई टीका आएगा तो टीका लगवाएंगे, फिर बाद में और भी बहुत तरह की थ्योरीज आनी शुरू हो गई कि टीका लगने से मैं चिंपैंजी बन जाऊंगा, कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा. अब इसको चलते, अब इंजेक्शंस के चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली. कोरोना वायरस के चलते बहुत लोग डॉक्टर बन गए थे, साइकोलॉजिस्ट बन गए थे, तरह तरह के प्रोफेशन उन्होंने अपने घर बैठे बैठे उन्होंने अपने प्रोफेशंस बना लिए थे. बट वैक्सीनेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात कोरोना वायरस से हम जो अभी, बिकॉज ये तो अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें ना, अभी जो 2 साल में सिचुएशन हुई है, इससे हमको वैक्सीनेशन का जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पता लगता है. अब ये बात हमको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कि कल को 2 साल बाद 10 साल बाद ये वैक्सीनेशन का जो टीका हमने आज लगवाया है इसका क्या हमको इम्यूनिटी मिलेगी 10 साल बाद, 12 साल बाद, ये हमको नहीं पता. बट हमारा काम है कि भाई जो अगर सरकार ने कोई अगर पॉलिसी निकाली है तो उसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए. वैक्सीनेशन बहुत इंपेरेटिव है. लेकिन कोरोना वायरस के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है. और वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का जो फायदा है वो तभी है अगर वो बचपन में लगा दिया जाए. देखिए कोरोना वायरस एक इकलौता एक ऐसी बीमारी आई है, नोवल कोरोना वायरस, जहां पे जो वैक्सीनेशन की जो प्रायोरिटी है वो बड़ों को पहले दी गई है और बच्चों को बाद में, है ना. कि अभी बच्चों को, छोटे बच्चों को भी टीका नहीं लगा कोरोना वायरस का, बड़ों को 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस का टीका लगा है. बट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव इज एन अपॉर्चुनिटी. This is also an opportunity to take stock of the present situation of the vaccination policy in India, of the immunization policy in India, and to stock the status of the adult immunization and future ahead. अभी adults को अगर बचपन में, आज आप adult हैं, मैं एक अडल्ट हूँ, लेकिन अगर हमको बचपन में टीके ना लगे होते, वैक्सीनेशन जो भी रिक्वायर्ड होती है, अगर हमको ना लगी होती, वैक्सीनेशन ना मिली होती, तो शायद आप एक हेल्दी वे में डेवलप ना हो पाते. ठीक है, तो इस करके बहुत ज़रूरी है. बेशक इम्यूनिटी वेन करे 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये हमको नहीं पता कि आज हमने कोरोना वायरस का टीका लगाया तो कल को 10 साल बाद हम बंदर बन जाएंगे, चिंपैंजी बन जाएंगे, लायन टेल्ड मकाऊ बन जाएंगे, ये हमको नहीं पता. लेकिन अडल्ट वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है. और सबसे बेहतर बात तो यही है कि अगर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में अगर वैक्सीनेशन बच्चों को मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर बात है. तो अगर हम अडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात करें, द फर्स्ट एंड ओनली नेशनल वैक्सीन पॉलिसी ऑफ इंडिया केम इन 2011 एंड इसमें कोई भी जिक्र नहीं था अडल्ट वैक्सीनेशन का. उसके बाद नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI, दिस हैड डिस्कस्ड इन द पास्ट अबाउट अडल्ट इम्यूनाइजेशन, बट कोई ज्यादा कंक्रीट रिकमेंडेशंस या प्रपोजल्स नहीं दे पाए. सिर्फ बातें ही थी, लेकिन कुछ कंक्रीट सोल्यूशन नहीं था, कुछ कंक्रीट प्रपोजल नहीं था. देयर इज वेरी वेरी लिमिटेड डेटा ऑन द बर्डन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस इन द अडल्ट एज ग्रुप्स. ठीक है, तो ये बताना कि देखिए वैक्सीन लगने से हमको बीमारी नहीं हुई या हम बीमारी से बच गए या वैक्सीन के चलते हमको इम्यूनिटी मिल गई, तो ये डेटा अभी बहुत लिमिटेड है. बट जाहिर सी बात है अगर आपको वैक्सीन मिली हुई है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं. ये थोड़ा एक जनरल पार्लेंस में बात आ जाती है. टेक्निकल सिनेरियो में देखिए वो स्टडीज और तरह की होती है, साइंटिफिक एविडेंस और तरह के, बट इन जनरल अगर आपको एक साइकोलॉजिकली भी होता है ना, आपको एक जैसे इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं कि भी अगर आज मेरे को टीका लगा हुआ है तो भी मैं इतना ज़्यादा बीमार नहीं होऊंगा कोरोना से या मलेरिया से या किसी और बीमारी से, तो आई विल बी सेफ एंड साउंड.
तो ये कहने की बात होती है, डेटा शोज दैट इंक्रीज चाइल्डहुड वैक्सीनेशन कवरेज हैज रिजल्टेड इन हायर केसेस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस इन दी ओल्डर एज ग्रुप्स। तो यानी कि जिन अडल्ट्स ने बचपन में ही वैक्सीन ली थी, टीका लगवाया था, तो उनका जब ऑब्वियसली मतलब बड़े होके उनके जो बीमारी से जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो विच प्रूव्स द लिंक, जो ये आर्टिकल बात कर रहा है, द लिंकेज बिटवीन अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन एंड अडल्ट इम्यूनाइजेशन। तो आप बड़े होके आपको इम्यूनिटी तभी मिल पाएगी अगर आपने बचपन में टीके लगवाए होंगे। ठीक है। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, दिस इज एन एजेंडा विच इज अ कॉल गिवन आउट बाय ऑल द कंट्रीज. This has emphasized that countries should consider extending the benefit of vaccines to all age groups. All age groups, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, 18 साल के ऊपर हैं, सभी को वैक्सीन्स की उपलब्धि और बेनिफिट्स देने चाहिए। और कोरोना वायरस के चलते तो इसका ज़्यादा अभी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है ना। देखिए, अब हर एक कंट्री इस रेस में है कि हम जल्द से जल्द अपने पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर लें, जो कि अच्छी बात भी है। बट अभी भी हम देख रहे हैं कि अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, सिंगल शॉट वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में बीमारियां तो बढ़ेंगी, ट्रॉपिकल डिजीजेस की बात करें, जीका हो, एबोला हो, चलो कोरोना वायरस हो, जो भी हो, बट इसके चलते जो वैक्सीन्स आ रही हैं, टीके आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द पॉपुलेशन को लगाने भी जरूरी हैं वे फॉरवर्ड में। सो कोविड-19 एक बहुत क्लासिक अपॉर्चुनिटी है फॉर द हेल्थ पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू इंस्टीट्यूशनलाइज mechanisms in the times to come, take policy decisions on the adult vaccinations. ठीक है, इट इज टाइम टू प्लान फॉर एंड एक्सपैंड द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, जैसे अभी हमने पहले बात करी, एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्लस इन इंडिया। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अब ट्यूसडे को और रेलेवेंट एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो अब जो भी आर्टिकल्स, सो आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आएंगे वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।